Hello everyone, my name is Abhishek Maurya. Currently I am pursuing my Bachelor of Technology from NIT Patna in Electrical Engineering Department with 8.46 CGPA. I have taught many students in NSS Sankalp and also I have mentored many students for JEE examination. So to start the today's topic, the topic is Bio-Savarт Law. हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ क्यों पढ़ते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और ये क्या होता है। बायो-सेवर्ट लॉ जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए होता है और इसके हेल्प से हम लोग मैग्नेटिज्म में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसी को इसकी हेल्प से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हम लोग सबसे बायो-सेवर्ट लॉ होता क्या है, तो हम लोग यहाँ पे बायो-सेवर्ट लॉ को सीखेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले एक इनफाइनाइट वायर होता है, ये इनफाइनाइट वायर होता है, ये कहाँ बहुत दूर तक जा सकता है, ठीक है। और हम लोग इस पूरे वायर की जो इनफाइनाइट वायर लेंथ की वायर है उसकी वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पूरा कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग एक स्मॉल डीएल लेंथ लेते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। अब इस डीएल लेंथ की वजह से हम लोग एक पॉइंट्स पी ले लेते हैं जो कि हमारा डिस्टेंस आर होता है। इस पॉइंट्स पी पे हमको मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना होता है। तो इस पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि इसका डायरेक्शन कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड का। उस डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज किया जाता है। राइट हैंड थंब रूल में ये बताया जाता है कि जो हमारा थंब होता है वो करंट की डायरेक्शन को शो करता है, उसके बाद जो मेरा पाल्म होता है मतलब जो वो क्या करता है मैग्नेटिक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो पाल्म में रखा जाए तो ये जो मेरा करंट की डायरेक्शन है इसमें जो मेरा करंट फ्लो कर रहा है वाई फ्लो कर रहा है और इस पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं तो जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्रॉस अंदर की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। जो हमारा पाल्म है ना वो अंदर की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। अगर हम लोग इसके लेफ्ट साइड अगर यहाँ पे पॉइंट्स ए है, अगर हम लोग इसी पे ही मैग्नेटिक फील्ड को दिखाना चाहें शो करना चाहे तो हमारा जो अगर हम इस राइट हैंड से देखा जाए तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड की डायरेक्शन में होगा। तो जो आउटवर्ड की डायरेक्शन में है उसको हम लोग डॉट से दिखाते हैं। ये पॉइंट्स हो गया। अब यहाँ तक डिफाइन हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा। अब हम लोग इसको फार्मूलेट किया जाता है कि इसमें इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा कि इस डिस्टेंस पे कितना उसका इफेक्ट होगा। जैसे कि जो हमारा इस डीएल लेंथ होता है इस डीएल लेंथ की वजह से जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो डीबी आएगा। डीबी जो प्रोपोर्शनल होता है वो मेरा करंट के प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ से इक्वेशन 1 आ गया। और जो मैग्नेटिक फील्ड मेरा होता है वो मेरा डीएल लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, इक्वेशन 2 हो गया। अब जो मैग्नेटिक फील्ड होता है मेरा प्रोपोर्शनलिटी होता है साइन थीटा। ये साइन थीटा क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। साइन थीटा जो होता है वो मेरे डीएल और आर के बीच का एंगल होता है कि हम कितने एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो वो मेरा डीएल और आर के बीच का एंगल होता है। और जो मेरा डिस्टेंस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है मेरा वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब हम इक्वेशन 1 2 3 4 को मर्ज करने पर इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 तो हमारा जो इक्वेशन आएगा dv इज प्रोपोर्शनल टू आई dl sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हम लोग सब लोग जानते हैं कि जब हमारा प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम लोग के लिखेंगे। तो यहाँ से जो मेरा dv आएगा वो होता है k i dl sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये जो k है इसको हम लोग इसका जो कांस्टेंट होता है ना उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, म्यू नॉट को बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ ए फ्री स्पेस। ये जो डिफाइन करता है कि वायर का नेचर कैसा होता है, वायर कैसा बिहेव करता है फ्री स्पेस में। इसकी जो वैल्यू होती है म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। अब हम लोग ये जो dv निकाल चुके हैं, हम लोग क्या निकाले एक छोटी सी लेंथ जो dl लेंथ है उसकी वजह से dv निकाले। अगर हम लोग को पूरा वायर की वजह से निकालना होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे इसके छोटे से इसको इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा वहां से पूरा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट होके आ जाएगा।
इस इक्वेशन को हम लोग दिखाएंगे कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक वायर की वजह से कितना डिस्टेंस तक कितना इफेक्टिव नेचर में होता है। कि जैसे सपोज कर सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे कि हम लोग ये एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक में फील कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि जो हमारा जो वायर होता है, ट्रांसमिशन लाइन होता है, जो हाई पावर ट्रांसमिशन लाइन होता है, तो उसमें जो वोल्टेज फ्लो करता है तो उसमें क्या होता है कि अगर हम लोग काफी उसका रेंज पता कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस तक हो सकता है, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका इफेक्ट कहाँ तक हो सकता है। तो उस वजह से जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम इसको पूरा इंटीग्रेट करें 0 से b पूरा लेंथ का ले लिया जाए तो यहाँ से मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरा आया मैग्नेटिक फील्ड। इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर के फॉर्म में दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हम जैसे हम लोग फार्मूला पढ़े मैथमेटिक्स में, अगर a क्रॉस b दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका जो वैल्यू आता है a इंटू बी साइन थीटा एन कैफ आता है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से मेरा जैसे किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो अगर हम ये dl और साइन थीटा को देखना चाहें तो ये जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म लिखा जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यहाँ से आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म है। हम लोग ये जो साइन दिखाता है ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर को दिखाता है। जैसे मान लो कि dl क्रॉस r, dl क्रॉस r का मतलब कि ये मेरा dl है और ये मेरा r है। तो अगर हम dl से r पे जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा। ये मेरा डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। और जो मेरा ये म्यू नॉट होता है, म्यू नॉट का जो यूनिट्स होता है वो होता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये मेरा इसका यूनिट्स होता है म्यू नॉट का। और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका जो यूनिट्स होता है वो टेस्ला होता है। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड, हम इस वायर की वजह से इस पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया। ये जो मेरा डिस्टेंस शो कर रहा है, ये डिस्टेंस शो कर रहा है कि हम इस वायर से जितना दूर तक जाते जाएंगे उसका उतना इफेक्ट इसका मैग्नेटिक फील्ड का कम होते जाएगा। यहाँ से हम लोग फार्मूले को कैलकुलेट कर लिए। अब हम इसके एप्लीकेशंस को देखते हैं कि हम इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। एप्लीकेशन में जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि जैसे मान लो कोई एक रिंग होता है, रिंग के सेंटर पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग वहाँ पे बायो-सेवर्ट लॉ का यूज किया जाता है। जैसे मान लो कि ये मेरा कोई रिंग है, इस रिंग के सेंटर में हमको मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना होता है। अगर हम करंट की डायरेक्शन ये मान लें तो इस करंट की डायरेक्शन ये मानने के बाद हम लोग राइट हैंड थंब रूल का जब यूज करेंगे तो मेरा करंट की डायरेक्शन ये शो करेगा और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ही शो करेगा। मतलब कि मेरा जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डॉट से शो कराएंगे। जैसे कि डॉट और क्रॉस का ये साइन होता है कि जैसे हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे तीर धनुष होता है, तो जब तीर से हम लोग छोड़ते हैं तो जब धनुष से जब तीर छोड़ते हैं तो जब तीर बहुत दूर जाता है तो हमको उसको पीछे का साइन दिखाई देता है। पीछे का साइन दिखाई देना मतलब क्रॉस दिखाई देता है। और जब तीर हमारी तरफ आता है तो उसका नोक दिखाई देता है तो उसको हम लोग डॉट बोलते हैं। ये उसका एग्जांपल है, उसे आसानी से समझा जा सकता है। तो इसके सेंटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा होता है, पहला एग्जांपल इसका ये इसका एप्लीकेशन था। एप्लीकेशन में था कि हम लोग रिंग के सेंटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर।
इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जैसे कि हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ का जो इक्वेशन होता है उसको जानते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर होता है। तो dl जो होता है, dl लेंथ मतलब होता है कि हम लोग एक इनफाइनाइट वायर ऐसे कैलकुलेट किया जाता था। तो ये एक रिंग हो गया, तो रिंग का जो dl होता है वो क्या होता है? वो होता है पूरा इसका पेरीमीटर, मतलब कह सकते हैं कि 2 पाई r। और साइन थीटा मतलब कि ये जो करंट है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये इसके परपेंडिकुलर है। तो जो साइन थीटा होता है वो 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ से मेरा, और r डिस्टेंस तो रहेगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, और ये साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, r से r कैंसिल। तो यहाँ से जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला आ जाएगा वो म्यू नॉट अपॉन आई टू r, ये इसके सेंटर पे आ गया, इस रिंग के सेंटर पे आ गया। अब दूसरा इसका एप्लीकेशन ये है कि जैसे मान लो कि दो पैरेलल वायर है, तो उन दोनों पैरेलल वायर में हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? टू पैरेलल वायर, ये एक वायर है और एक वायर ये है। तो इस वायर में कैलकुलेट करने के लिए जैसे मान लो करेंगे यहाँ से I फ्लो कर रहा है, इसमें I फ्लो कर रहा है, इसमें I1 फ्लो कर रहा है, इसमें I2 फ्लो कर रहा है। तो उसकी दोनों की वजह से हम लोग को इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ का यूज किया जाता है। ये तो हो गया इसके एप्लीकेशंस की बात। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो कि काफी फेमस न्यूमेरिकल होता है। इस तरह के न्यूमेरिकल जेईई मेंस में काफी पूछे जाते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आधारित होते हैं। अगर हम उसमें कैलकुलेशन करना जाए तो काफी उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या आता है कि वेक्टर फॉर्म सबका पता होना चाहिए कि उस वेक्टर फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लो कि हमने एक न्यूमेरिकल लिया, न्यूमेरिकल में लिए कि ये एक वायर है और दूसरा वायर ये, दोनों वायर में क्या होता है कि सेम करंट 5 एम्पीयर फ्लो कर रहा है। दोनों की लेंथ हमको पता है कि मान लो कि 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर है, दोनों का सेम लेंथ है और दोनों से डिस्टेंस सेम है। जैसे मान लो ये डिस्टेंस 5 मीटर है, यहाँ पे पॉइंट्स ए है और ये भी डिस्टेंस मेरा 5 मीटर है। अगर हम इसको फार्मूले से कैलकुलेट करना चाहेंगे तो मेरा 3 से 4 मिनट हमारा कंज्यूम होता है। तो अगर हम लोग को कॉन्सेप्ट पता है कि हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग इसकी डायरेक्शंस को देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है कि हम प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर सकें। अगर हम यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल का देखा जाए, रूल अप्लाई किया जाए, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हो ना, यहाँ पे इन्वर्ट जा रहा है। इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो मेरा इन्वर्ट जा रहा है, और यहाँ पे जो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड आ रहा है। तो उस आउटवर्ड आने की वजह से ये एक इसकी वजह से इनवर्ट जा रहा है और एक इसकी वजह से आउटवर्ड, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम मैग्नेटिक फील्ड का सेम है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर देगा। तो इसने जितने पोर्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पूरा जीरो हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन होता है कि इसको इसके डायरेक्शन से हम लोग इसको इजीली कैलकुलेट कर लिए कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अगर हम लोग इसको फार्मूले से कैलकुलेट करना चाहें तो जो फार्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे वायर B1 1 की वजह से निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 10 की पावर -7, आई की वैल्यू 5 और एल की वैल्यू 10 मीटर है, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी और आर की वैल्यू 5 मीटर स्क्वायर। B1 आ गया, सेम B2 आ जाएगा, B2 आ गया 10 की पावर -7 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 5 का स्क्वायर। सेम मैग्नीट्यूड इनका सेम है, वेक्टर फॉर्म अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो मेरा आ जाएगा B1 माइनस B2, क्योंकि ये अपोजिट नेचर में, तो इनका जो जीरो आ जाएगा। ये फार्मूले से कैलकुलेट करने पे जीरो आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग को इसके नॉलेज है, डायरेक्शंस के नॉलेज है, तो हमको इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और सारे क्वेश्चंस को देखा जा सकता है कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है उसकी हेल्प से हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मान लो कि ये मेरा एक वायर है, ठीक है, और एक मेरा ये रिंग है इसकी हेल्प से, और एक मेरा ये कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि जैसे मेरा एक स्क्वायर फॉर्म हो गया, ये मेरा एक स्क्वायर है
इसकी वजह से हम लोग को इसके सेंटर पे निकालना होगा। इसके सेंटर पे निकालने के लिए मान लो करंट ये फ्लो कर रहा है, तो अगर हम लोग इसकी वजह से देखें तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस वायर, मान लो ये वायर 1 है, ये वायर 2 है, ये वायर 3 है, ये वायर 4 है। या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि दोनों में क्या होगा, ये कर सकते हैं कि जैसे इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, यहाँ से ऐसे आ रहा है, और ये वाला वायर इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये वाला वायर इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये वाला भी वायर इनफाइनाइट। तो इसमें करंट क्या है कि ऐसे फ्लो कर रहा है, सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसमें भी सेम डायरेक्शन फ्लो कर रहा है। तो इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होगा और इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होगा, तो वो एक दूसरे को क्रॉस कर देगा। एंड ये वायर, इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सेंटर पे एक दूसरे को क्रॉस कर देगा। सो हमने यहाँ पे प्रॉब्लम्स को देख लिया। अब हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा? हम लोगों ने ये सीखा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फार्मूले में कैसे यूज किया जाता है। थैंक यू, दैट्स फ्रॉम माय साइड।